हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट गुड़गांव के बारे में। काफ़ी पेचीदा सवाल है और हर किसी के जीवन में ये एक अहम फैसला होता है कि किस तरह से हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करें, या जो हमारी 3 रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा और मकान, उसमें एक मकान ऐसी प्रायोरिटी है जिसमें हमारी ज़िंदगी की अच्छी खासी पूंजी चली जाती है। अब बात यह है कि जहाँ पे इतनी पूंजी हम लगाते हैं या इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी तो बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ में इतने फ्रॉड चले हुए हैं, आप देखोगे रियल एस्टेट में बहुत से लोगों के पैसे उलझे हुए हैं, जिंदगी भर की कमाई लोगों की उलझ जाती है। कोर्ट के फैसले इतने डिले होते हैं कि उसमें आदमी चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाता है। गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प करते हुए भी कुछ भी हेल्प इंडिविजुअल की नहीं होती है। और इंडिविजुअल की जो ऐसी प्रॉब्लम है, वो सिस्टम से नहीं लड़ सकता और उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स, उसका खामियाजा उसे खुद ही भुगतना पड़ता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मोर देन 60-70% लोग जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपने लिए घर या प्लॉट खरीदते हैं, तो 60-70% लोगों की डॉक्यूमेंट्स में या एक तरह से जो डील में उलझन सी होती है, वो ढंग से नहीं सुलझी हुई होती और एक टेंशन दिमाग में बना रहता है। तो हम इस बात पे गौर करेंगे कि गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। आज से करीब 2017 से पहले तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, रेगुलेटरी एक्ट नहीं था, और 2017 में गवर्नमेंट रेगुलेटरी एक्ट लेके आ गई है, काफ़ी चीज़ें आसान हो गई है। तो अभी गवर्नमेंट का काफ़ी हेल्प है, लेकिन ये हेल्प भी केवल इतनी ही बड़ी हेल्प है कि हम एटलीस्ट कोर्ट में जाके या गवर्नमेंट से अपने हक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई फ्रॉड हुआ तो बिल्डर को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं, लेकिन डील अच्छी होगी, डील सही होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे आप लोगों से यही निवेदन है कि सबसे पहले तो एक रेपुटेटेड जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट है, और मैं यही कहूँगा कि अगर एज में थोड़ा सा ज़्यादा है, मैच्योर्ड है, रिस्पॉन्सिबल है, आपको अपना दिमाग उसकी क्वालिटी पर लगाना है। जितना ज़्यादा आप रियल एस्टेट एडवाइज़र की क्वालिटी पे लगाओगे, उतनी ही आपकी डील सुलझी हुई होगी और आप एक शांति और सुकून से घर ले सकेंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और फर्दर अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि भाई आपको रियल एस्टेट एडवाइजर को बताना क्या है। आपको रियल एस्टेट एडवाइजर को यह बताना है कि वाकई आपके दिमाग में क्या है, कि आप अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है, और आप किस एरिया में चाहते हैं, आपका स्पेसिफिक एरिया कौन सा है, स्पेसिफिक आपकी यूनिट का एरिया क्या है, आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ये सब चीज़ें आपको बिल्डर को बतानी होगी। बिल्डर नहीं, दैट इज रियल एस्टेट एडवाइजर को बतानी होगी, सो दैट ही कैन एनालाइज थिंग। उसकी फीस कोई ज़्यादा नहीं होती, वो 1% से 2% होती है, और वो भी फीस वो तब होती है जब आपकी डील पक्की हो जाती है। देखो, सबसे इस फील्ड में सबसे अच्छी बात इन्वेस्टर या कस्टमर के लिए ये है कि उसे एडवाइजर को पैसा ही नहीं देना। जब बीमारी ठीक हो जाती है, जब उसकी प्रॉब्लम सुलझ जाती है, तब उसको देना है। बिफोर दैट तो उसको देना ही नहीं, चाहे वो कितना ही ज्ञान देता रहे, कितना ही एडवाइस लेता रहे, उसको कोई देना नहीं। तो मेरा ये कहना है कि आप एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए, और एडवाइजर की सलाह से पहले आप ये देख लीजिए कि जो एडवाइजर है उसका रिकॉर्ड कैसा है, जिस बिल्डर से ले रहे हैं उसका रिकॉर्ड कैसा है, उन दोनों की मार्केट रेपुटेशन कैसी है, और उनकी जो पर्सनल एक तरह से रेपुटेशन है, स्पेशली दैट एडवाइजर की, समाज में कैसी है, और उसकी जिम्मेदारी, उसकी लाइबिलिटीज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका एटीट्यूड्स, इस पे आपको टाइम लगाना है, और इस हिसाब से आपको अपना एडवाइजर चूज करना है। देखो, 2017 के बाद रियल एस्टेट एक्ट आ गया, लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी एक जो इस सिस्टम में हुआ है वो शायद इतना अच्छा नहीं है। देखो, जो मिडिल क्लास है, और मैं कहूँगा मिडिल क्लास है या मिडिल अपर क्लास है,
उनके लिए तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मिडिल क्लास का मतलब है जिसकी सैलरी 1 लाख से 2 लाख पर मंथ हो, और अपर मिडिल क्लास जिसकी सैलरी 2 लाख से 4 लाख पर मंथ हो। तो जिसकी सैलरी 1 लाख और उससे कम है, उनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती को इतना पैसा जोड़ सके कि उसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सके या एक अच्छा अपने लिए घर खरीद सके, जो वेल अप्रूव्ड सेक्टर में, जो एक तरह से गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एरिया में वो ले सके। बिकॉज कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होती है कंपैरिजन टू उसकी इनकम के, और इनकम, वो सारी इनकम तो अपनी घर में नहीं लगा सकता, उसकी फैमिली की भी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स के टुवर्ड्स भी जिम्मेदारी है, और अपने जो सर्कल में जो उसकी सोशल लाइबिलिटीज है उसे पूरा करते हुए जो बचाता है, तो उसके बावजूद उसके पास इतना पैसा नहीं बचता कि वो एक फ्लैट खरीद सके या वो एक मतलब वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपना प्लॉट खरीद सके। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि ज़्यादातर जो बड़े शहरों में लोग काम करते हैं तो उनको शेल्टर चाहिए, और वो लोग जो है यानी कि लोअर मिडिल क्लास जो है जिनकी अप टू 1 लाख सैलरी पर मंथ है, तो वो क्या करेंगे कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि ऐसी कॉलोनी जो अप्रूव्ड ना हो उसमें सस्ती कॉस्ट पर अपनी जगह तलाशता है। और इसमें गवर्नमेंट ने अभी रजिस्ट्री बंद कर दी। हालांकि गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है कि भाई 30 फीट के गलियारे के साथ और DDJY के प्लॉट और अफोर्डेबल फ्लैट्स उन्होंने निकाले हैं, लेकिन अफोर्डेबल फ्लैट्स की जहाँ तक बात है उसमें वो लॉटरी सिस्टम है और उसमें चांसेस बहुत कम है, और अगर सेकंड उसमें लेते तो प्रीमियम इस तरह का है कि प्रीमियम इंडिविजुअल को देना एक वेस्ट लगता है कि मैं जो पैसा दे रहा हूँ वो जितना गवर्नमेंट का रेट है उतना ही दूँ, और इससे ज़्यादा मैं प्रीमियम क्यों दूँ। तो वो अपना घर अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है उसमें तलाशता है। उसमें गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा एक तरह से इंडिविजुअल पर चोट क्या मारी है कि रजिस्ट्री बंद कर दी। और देखो, मैं तो ये कहूँगा गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए था भाई, कम से कम 20 फीट का रास्ता हो, यूनिट का साइज 50 स्क्वायर यार्ड से लेस ना हो, और एटलीस्ट जो डेवलपिंग कॉलोनी है वो 5 एकड़ से कम ना हो। ये इंडिपेंडेंट छोड़े, उसका एक छोटा सा लाइसेंस गवर्नमेंट दे देती तो उसके जो रेट्स जो है वो 20 to 40,000 पर स्क्वायर आ जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे इतने में तो फ्लैट आ जाता है, अगर हम 40,000 यानी 100 गज लेंगे तो 40 लाख होगा, इतने में तो हमारा फ्लैट से आ जाएगा। नहीं, देखो इंडिविजुअल ये सोचता है कि उसका एक ही फ्लोर ना हो, अगर उसे जमीन मिलती है तो वो अपना भाई नीचे बना सकता है, ऊपर बना सकता है और ऊपर बना सकता है। यानी कि अगर उसकी बड़ी फैमिली भी है, बड़ी फैमिली यानी कि ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स कजन वजन, वो भी एक उसी जगह में एडजस्ट हो जाए, क्योंकि उन्हें अर्निंग तो शहर में करनी है और इस वजह से उसके नियर एंड डियर है, उसके साथ रहना चाहेंगे। तो एक फ्लैट जो 2 BHK है उसमें उसके लिए रहना पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट के कानों तक ये बात पहुंचे और इसका भी कुछ सोल्यूशन निकले। जो जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ करे। जहाँ तक अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है जिनकी सैलरी 1 लाख 2 लाख पर मंथ, 2 लाख 4 लाख पर मंथ है, they should go for the organized sector. There's no doubt in that one. They can adjust, they can spare the amount for that. और जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, नो मेरे कहने का मतलब जो एक तरह से मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है जिनकी सैलरी लेस देन 1 लाख होती है, गवर्नमेंट को उसके लिए भी एक अलग से नीति निकालनी चाहिए। देयर शुड बी सम वे टू सेटल देम। तो अभी इस वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। इस सीरीज़ में मेरे वीडियो आते रहेंगे और एक सोशल सर्विस के तहत मैं सोच रहा हूँ कि भी इस तरह की सीरीज़ निकाली जाए। इस तरह की क्वारीज अगर आपके दिमाग में कोई है तो जहाँ तक मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो मेरे फ़ोन नंबर है 9015536576। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, माई मोबाइल नंबर इज 9015536576। Let us hope for the best. Thank you guys. Oh, bye.